तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपने इन्फ्लामेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन और मेनली हम लोगों ने बात की थी अपने मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ पे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अपने मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन एंड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग के बारे में। और ये हमारी पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट 1 का लास्ट वीडियो होने वाला है और नोट्स आप लोग को कल सुबह तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में, तो देखो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था। जैसे कोई भी जहाँ पे हमारी इंजरी होती है, मान लेते हैं कि ये हमारी जो है इंजरी वाली सेल है, यानी इस वाली सेल में अगर हमारी इंजरी हो गई तो इंजरी में क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया वगैरह ही तो इसके अंदर एंटर कर जाते हैं। तो हमारा क्या होता है, जो भी हमारी WBCs होती हैं या फिर कह सकते हो कि जो हमारे ल्यूकोसाइट्स होती हैं, वो क्या होता है हमारे इस वाले इंजर्ड सेल के अंदर एंटर करती हैं और इस बैक्टीरिया को क्या करता है, देखो इसके अब इसको जो है हमारा WBC अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, यानी कह सकते हो कि निगल लेता है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारी WBC होती हैं ये यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या होता है, लाइसोसोम के भी जो भी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो भी रिलीज होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी WBC भी कुछ केमिकल्स यहाँ पे रिलीज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एट लास्ट में बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके साथ साथ हमारी सेल भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो जो केमिकल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बैक्टीरिया या फिर सेल डिस्ट्रॉय होता है और जिसकी वजह से ही तो इन्फ्लामेशन होता है। देखो जब ये सेल डिस्ट्रॉय होती है तभी तो हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। तो ये जो केमिकल्स होते हैं यही होते हैं हमारे मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी कि यहाँ पे देखो क्या होता है, फैक्टर्स और केमिकल्स दैट मेडिएट द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन बाय वास्कुलर एंड सेल्युलर इवेंट्स आर नोन एज मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी यहाँ पे देखो क्या है, जो भी ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, यानी जिनकी वजह से ही तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, तो वही होते हैं हमारे यहाँ पे मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे मेडिएटर्स होते हैं ये यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है यहाँ पे सेल डिराइव्ड, यानी कि जो सेल से डिराइव किए जाते हैं, और दूसरा होता है यहाँ पे प्लाज्मा डिराइव्ड, यानी कि जो प्लाज्मा से डिराइव किए जाते हैं। अब देखो इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अपने प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी कि जो भी हमारे मेडिएटर्स हैं या फिर कह सकते हो केमिकल्स हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी वगैरह होती है। जैसे यहाँ पे बात करें तो दीज मेडिएटर्स आर रिलीज्ड आइदर फ्रॉम सेल्स और फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन्स। यानी कि देखो ये सेल से भी रिलीज हो सकते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन से भी रिलीज हो सकते हैं। अगर सेल से रिलीज हो रहे हैं तो हमारा सेल डिराइव्ड हो गया, और अगर प्लाज्मा प्रोटीन से रिलीज हो रहे हैं तो हमारा प्लाज्मा डिराइव्ड हो गया। अभी इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि ये हमारे रिलीज तो मेनली सेल से ही होते हैं। बेसिकली इनका जो एक्टिवेशन होता है, तो एक्टिवेशन अगर सेल के पास हो रहा है तो हमारा सेल डिराइव हो गया, और अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स के पास हो रहा है तो हमारा प्लाज्मा डिराइव्ड हो गया। देखो अभी इसको हम लोग देखने वाले हैं, बाकी एक बेसिक आइडिया तो आप लोग को लग ही गया होगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में, तो मेडिएटर्स आर रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। देखो हम लोगों ने अपने नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे से देखा है कि स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में जब भी कोई इंजरी या फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो देखो जब भी कोई इंजरी होती है तभी तो इन्फ्लामेशन होता है। तो हमारा इसका कहने का मतलब यही है कि हमें जब भी कोई स्टिमुलाई यानी कि बाहर से कोई प्रॉब्लम होगी तभी यहाँ पे हमारा मेडिएटर्स जो है रिलीज होंगे और क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को कॉज करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें तो मेडिएटर्स एक्ट ऑन डिफरेंट टारगेट्स, दे मे हैव सिमिलर एक्शन ऑन डिफरेंट टारगेट सेल्स और डिफरेंट एक्शन ऑन डिफरेंट टारगेट सेल्स। देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि ये जो हमारे मेडिएटर्स हैं ये हमारे और कुछ नहीं बल्कि हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं। तो यहाँ पे देखो इनका जो है बहुत अलग अलग सेल पे सेम एक्शन भी हो सकता है, या फिर अलग अलग सेल पे जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट एक्शन भी देखने को मिल सकता है। दे मे एक्ट ऑन सेल्स विच इटसेल्फ प्रोड्यूस देम और ऑन अनदर बॉडी सेल्स। देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भी मेडिएटर्स है उसको यहाँ पे सेल ही तो प्रोड्यूस करती है, यानी कि सेल डिराइव होते हैं। तो जो सेल इसको प्रोड्यूस कर रही है ये उस पर भी एक्ट कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर भी अपना असर दिखा सकते हैं, या फिर दूसरे बॉडी सेल पे भी जाके अपना जो है असर दिखा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें, द कॉमन एक्शंस ऑफ मेडिएटर्स आर इंक्रीज्ड वास्कुलर परमेबिलिटी, वैसोडाइलेशन, फीवर एंड पेन। यहाँ पे देखो जो भी हमारे मेडिएटर्स हैं ये क्या क्या एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, यानी इनकी वजह से क्या क्या होता है, इनकी वजह से हमारी वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और उसके बाद वैसोडाइलेशन होता है। देखो यही सारी चीज़ें तो इन्फ्लामेशन होती हैं। आई होप कि लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख रखा है, वहाँ पे हम लोगों ने इन सबको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो और उसके बाद क्या होता है, हमें फीवर हो जाता है, हमें थोड़ा सा पेन होता है, इचिंग होती है और हमारा थोड़ा सा हीट फील होती है। तो वही सारी चीज़ें हमारे मेडिएटर्स करते हैं। देखो इन्फ्लामेशन के जो जो साइन है वही हमारे यहाँ पे मेडिएटर्स जो है उनका एक्शन भी वही चीज़ होगा। अब उसके बाद यहाँ पे मेडिएटर्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, यानी कि देखो एक बार ये रिलीज हो जाते हैं तो ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। देखो इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन की बात करें तो ज़्यादा टाइम तक थोड़ी रहता है, 4 से 6 घंटे या फिर मैक्सिमम 12 घंटे, या फिर बहुत ज़्यादा हो गया तो 24 घंटे।
तो ये जो हमारे मेडिएटर्स हैं इनकी भी जो है लाइफ स्पैन हमारी शॉर्ट होती है, यानी ये ज़्यादा देर तक एक्ट नहीं करते हैं, एक बार रिलीज हो जाते हैं, थोड़ी देर तक अपना असर दिखाते हैं और उसके बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन के बारे में। अब देखो यहाँ पे समझने वाली चीज़ें हैं ही नहीं, आप लोग को यहाँ पे याद ही करना पड़ेगा चीज़ों को। बाकी हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो ये हमारे दो टाइप से क्लासीफाई होते हैं। पहला होता है सेल डिराइव्ड और दूसरा होता है प्लाज्मा डिराइव्ड। यानी कि सेल डिराइव्ड मतलब क्या है कि जो हमारे सेल से डिराइव हो रहे हैं, और प्लाज्मा डिराइव मतलब क्या है कि जो भी हमारे ब्लड प्लाज्मा से डिराइव हो रहे हैं। अब इसके अंदर देखो हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, जैसे हमारा वैसो एक्टिव अमीन्स हो गया। अभी इन सब के बारे में डिटेल में देख रहे हैं, बाकी इसके अंदर देखो जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग को थोड़ा सा याद ही करनी पड़ेगी। तो वैसो एक्टिव अमीन्स हो गया और एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स हो गया, लाइसोसोमल कंपोनेंट्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, साइटोकाइंस और फ्री रेडिकल्स। और उसके बाद प्लाज्मा ड्राइव मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारे सिस्टम होते हैं। पहला होता है काइनिन सिस्टम, दूसरा होता है क्लॉटिंग सिस्टम, थर्ड होता है फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम एंड फोर्थ होता है हमारा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो इन सबको यहाँ पे हम लोग एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने सेल डिराइव्ड मेडिएटर्स के बारे में, तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के सेल डिराइव्ड मेडिएटर्स होते हैं, जिसमें पहला हमारा क्या होता है वैसो एक्टिव अमीन्स। अब ये क्या होते हैं, दे गिव अर्लीस्ट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, यानी कि सबसे जल्दी हमारा यही जो है रिस्पॉन्स करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे मेनली 3 टाइप के होते हैं। देखो मेनली तो 2 ही टाइप के होते हैं, हमारा एक तीसरा भी आ जाता है, बाकी हिस्टामिन और सेरोटोनिन हमारे यहाँ पे वैसो एक्टिव अमीन्स के 2 मेजर टाइप्स हैं। अब देखो यहाँ पे कभी कभी आपसे एग्जाम में हिस्टामिन, सेरोटोनिन इन सब के ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो देखो अगर मान लो आपसे हिस्टामिन या फिर सेरोटोनिन बहुत लॉन्ग में, देखो बहुत लॉन्ग में तो पूछा नहीं जाएगा, अगर शॉर्ट में पूछा गया तो आप लोग को क्या करना है, देखो आप लोग को इसके बारे में सारी चीज़ें लिख देनी है। ये सारी चीज़ें ही नहीं, बल्कि अभी हम लोगों ने जो भी प्रॉपर्टीज़ देखी मेडिएटर्स की या फिर मेडिएटर्स जो जो भी काम करते हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को इसके अंदर एड ऑन करके लिख देनी है। थोड़ा तो यार बनाना आप लोग जानते ही हो। बाकी अगर हम लोग अपने हिस्टामिन की बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज स्टोर्ड इन ग्रेन्यूल्स ऑफ मास्ट सेल, बेसोफिल्स एंड प्लेटलेट्स। यानी कि जो भी हमारी WBC होती हैं, यानी कि मास्ट सेल हो गया और बेसोफिल्स हो गई, और जो भी हमारी प्लेटलेट्स होती हैं उनके ग्रेन्यूल्स में हमें ये स्टोर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, दे रिलीज्ड ड्यू टू हीट, कोल्ड और इरिटेशन। यानी कि जब भी हमें बहुत ज़्यादा हीट फील होती है या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो हमारा यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज होता है। अच्छा देखो यहाँ पे हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, अभी आप लोगों को बहुत नए नए वर्ड लग रहे होंगे, आप लोगों को लग रहा होगा क्या ही है, जबकि आप ये समझो कि आने वाले सेमेस्टर्स में आप लोग को इसके ऊपर पूरा सेपरेट चैप्टर, पूरी यूनिट पढ़नी है। तो अभी अगर आप लोग थोड़ा सा इसको पहचान लोगे ना तो आगे जो है एकदम नया नया सा नहीं लगेगा। बाकी अगर हम लोग इसके एक्शन की बात करें तो हमारा ये क्या करता है, वैसोडाइलेशन करता है और वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और इचिंग और पेन कॉज करता है। देखो वैस्कुलर परमेबिलिटी आप लोग को पता है ना, जो भी हमारा ब्लड वेसल्स होती हैं तो उसके अंदर से जो हमारा लिक्विड का ट्रांसफर है, फ्लूइड का ट्रांसफर है, जब वो बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर परमेबिलिटी का इंक्रीज होना। बाकी सेरोटोनिन की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन सेल्स ऑफ GIT, स्प्लीन, मास्ट सेल एटसेट्रा। यानी कि ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सेल्स में देखने को मिलती है, मास्ट सेल में देखने को मिलती है और स्प्लीन में। अच्छा स्प्लीन क्या होता है, क्या आप लोग को याद है? आप लोग कमेंट करके बताओ स्प्लीन हमारा क्या होता है, देखते हैं किसको किसको याद है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो दे रिलीज ड्यू टू इंजरी। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, अगर हमारा इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इंजरी की वजह से हो रहा है, तो इंजरी की वजह से ही तो हमारा यहाँ पे सेरोटोनिन रिलीज होगा जो कि हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज करता है। अब इसके एक्शन की बात करें तो यहाँ पे सेम एज हिस्टामिन बट लेस पोटेंट। यानी कि जो भी हमारे हिस्टामिन के एक्शन होते हैं वही हमारे सेरोटोनिन के भी होते हैं, बस ये थोड़ा सा लेस पोटेंट होते हैं, यानी कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। अब उसके बाद हम लोग बात करें अपने न्यूरोपेप्टाइड्स की, तो यहाँ पे ये हमारी वैसो एक्टिव अमीन्स की एक अनदर क्लास होती है, बट बहुत ही रेयरली हमें जो है एक्टिव या फिर सीन देखने को मिलती है। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड सेल डिराइव्ड मेडिएटर्स के बारे में, तो ये होता है हमारे यहाँ पे एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे देखो जो हमारा एराकिडोनिक एसिड है ये हमारा एक टाइप का फैटी एसिड होता है और ये हमारी जो है फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन, देखो सेल मेम्ब्रेन हमारी फॉस्फोलिपिड की तो बनी हुई होती है, तो ये उसी का हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी उसी का एक पार्ट होता है। और ये रिलीज कैसे होता है, इट इज रिलीज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन बाई फॉस्फोलाइपेसिस। यानी कि जब भी हमारी सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे रप्चर होती है, डिस्ट्रॉय होती है, देखो फॉस्फोलाइपेसिस में क्या होता है, हमारी फॉस्फोलिपिड यानी कि सेल मेम्ब्रेन का थोड़ा सा कह सकते हो कि वो डिस्ट्रॉय होती है, तभी हमारा यहाँ पे रिलीज जो है हमें देखने को मिलता है। अब उसके बाद हम लोग बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन इज मेजर एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट। देखो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे केमिकल होता है और इसके बारे में भी हमें जो है अपने आने वाले हायर क्लासेस में काफ़ी डिटेल में बात करनी है। तो ये हमारा जो है एक मेजर एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट होता है।
अब उसके बाद हम लोग बात करें अपने लाइसोसोमल कंपोनेंट्स के बारे में, तो द इन्फ्लामेटरी सेल्स न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स कंटेन्स लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स विच एक्ट्स एज इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। देखो यहाँ पे ये क्या होते हैं, जो भी हमारी इन्फ्लामेटरी सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज होती हैं। अब डब्ल्यूबीसीज हमारी बहुत टाइप की होती हैं, तो उसमें जो हमारा न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होते हैं, तो उसके अंदर हमें लाइसोसोमल ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स की तरह एक्ट करते हैं, यानी यही हमारे लाइसोसोमल कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीमोटैक्सिस, डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड रिलीज ऑफ कोलेजनेसिस। यानी कि ये क्या करते हैं, देखो कीमोटैक्सिस को कॉज करते हैं, बैक्टीरिया को यहाँ पे किल करने का काम करते हैं, और हमारे कोलेजनेसिस को भी रिलीज करते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, हमारी जो भी हमारी ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज करता है, ताकि हमारा डब्ल्यूबीसी उसके अंदर से बाहर आ सके। देखो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है, तो आई होप कि आप लोगों ने देखी है और आप लोगों को याद होगी। अब हम लोग बात करें अपने 4 टाइप की, तो ये होता है हमारे यहाँ पे प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इट इज़ रिलीज फ्रॉम बेसोफिल्स, मास्ट सेल, एंडोथेलियम एंड प्लेटलेट्स। यानी कि जो भी हमारी बेसोफिल्स होती हैं, मास्ट सेल होती हैं, और हमारा जो भी एंडोथेलियल टिश्यू होता है और हमारा प्लेटलेट्स होता है, उनके अंदर से हमें जो है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। नाउ इट सोज फॉलोइंग एक्शन, यानी कि ये देखो क्या क्या एक्शन कॉज करता है, हमारा वास्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है। देखो एक चीज़ आप लोग समझो, जो जो चीज़ें हमारे इन्फ्लामेशन में होती हैं वही सारी चीज़ें हमें एक्शन में देखने को मिलेंगी। हमारा इन्फ्लामेशन में क्या होता है, वास्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, और वैसोडाइलेशन होता है, ठीक है, और एडहेशन। एडहेशन मतलब क्या है, जो हमारी डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन पे जाके चिपकती है, उसी को तो बोलते हैं एडहेशन। तो एडहेशन को भी हमारा ये कॉज करता है, और उसके बाद हमारा कीमोटैक्सिस में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने 5th टाइप्स यानी कि साइटोकाइंस के बारे में, तो साइटोकाइंस आर पॉलीपेप्टाइड सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स एंड एक्टिवेटेड मोनोसाइट्स। यहाँ पे देखो जो हमारे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये भी हमारे डब्ल्यूबीसी का ही एक टाइप है, और जब ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं तो उनके अंदर से ही हमें जो है साइटोकाइंस रिलीज होते हुए देखने को मिलता है। अब इसके मेजर फंक्शंस की बात करें तो हमारा जो भी एडेशन होता है और वैसोडाइलेशन होता है, वो हमारा साइटोकाइंस के थ्रू देखने को मिलता है। और एट लास्ट में हम लोग बात करें अपने ऑक्सीजन मेटाबोलाइट्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, तो जो हमारा ऑक्सीजन डिराइव्ड मेटाबोलाइट्स होते हैं, ये हमारे क्या होता है, एक्टिवेटेड न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस से रिलीज होते हैं, एंड प्लेज मेजर रोल इन इंक्रीजिंग वास्कुलर परमेबिलिटी, और जो हमारी वास्कुलर परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। देखो न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ये सब क्या है, ये सब हमारे डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स का ही एक टाइप है, ठीक है, तो इसको बिल्कुल आप लोग दिमाग में रखना। बाकी हम लोग बात करें तो हमारा जो नाइट्रिक एसिड है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैसोडाइलेशन। ये हमारा क्या करता है, वैसोडाइलेशन को कॉज करता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे सेल डिराइव्ड मेडिएटर्स। अब हम लोग बात करते हैं अपने प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने प्लाज्मा डिराइव्ड मेडिएटर्स के बारे में, तो दीज मेडिएटर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिवेशन एंड इंटरेक्शन ऑफ 4 इंटरलिंक्ड सिस्टम, काइनिन, क्लॉटिंग, फिब्रिनोलाइटिक एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे देखो ये जो हमारे मेडिएटर्स हैं, ये हमारे कैसे ड्राइव होते हैं, ये हमारे ड्राइव होते हैं जब हमारे यहाँ पे 4 इंटरलिंक सिस्टम, जो कि कौन कौन से होते हैं, काइनिन, क्लॉटिंग, फिब्रिनोलाइटिक और कॉम्प्लीमेंट, तो जब इनका यहाँ पे एक्टिवेशन होता है और इंटरेक्शन होता है इन चारों सिस्टम का, तो उसी से हमारे प्लाज्मा डिराइव मेडिएटर्स जो है डिराइव्ड होते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले बात करें अपने काइनिन सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय 12th ए फैक्टर दैट जनरेट्स ब्रैडीकाइनिन। अब देखो अगर आप लोगों को थोड़ा फैक्टर वगैरह के बारे में डिटेल में जानना है, तो आप यहाँ पे हीमोस्टेसिस वाला लेक्चर देख सकते हो। बाकी अगर देखा है तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता भी होगा कि हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा 12th फैक्टर होता है, वो जब एक्टिवेट होता है तो हमारा काइनिन सिस्टम यहाँ पे जनरेट होता है, जो कि क्या जनरेट करता है, हमारा ब्रैडीकाइनिन। और ब्रैडीकाइनिन क्या करता है, ब्रैडीकाइनिन सोज फॉलोइंग एक्शंस, यानी कि ये हमारी इन्फ्लामेशन में ये सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और वैसोडाइलेशन हो गया, और इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें हमें जो है ब्रैडीकाइनिन के थ्रू देखने को मिलती हैं। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड टाइप की, तो ये हमारा हो गया क्लॉटिंग सिस्टम। तो ये हमारा क्या होता है, अब देखो ये हमारा बिल्कुल ब्लड क्लॉटिंग वाला ही है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो एक्टिवेटेड बाई फैक्टर 12। देखो ये भी हमारा 12th फैक्टर से ही एक्टिवेट होता है। देखो जहाँ पे जब भी किसी फैक्टर के आगे ए लग जाता है तो इसका मतलब है वो फैक्टर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ए मतलब एक्टिवेट है ना। दैट जनरेट्स फिब्रिनोजेन विच फर्दर फॉर्म्स फिब्रिन। तो हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग में बहुत अच्छे से देखा है कि एट लास्ट में उसमें क्या होता है, हमारा फिब्रिन्स का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, दे सोच फॉलोइंग एक्शन। अब देखो जो हमारा क्लॉटिंग सिस्टम है वो उसका ब्लड क्लॉटिंग में अलग अलग रोल है, ठीक है, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन में उसका एक अलग रोल है। तो इन्फ्लामेशन में देखो इसका क्या रोल है, इन्फ्लामेशन में ये हमारे वैस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और कीमोटैक्सिस में भी हेल्प करता है।
अब उसके बाद हम लोग फाइनली बात करें अपने फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम के बारे में। तो दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, यानी कि ये हमारे प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर से एक्टिवेट होता है। और यहाँ पे देखो ये क्या करता है, ये हमारे फैक्टर 12 को एक्टिवेट करने का काम करता है, यानी इसमें हेल्प करता है, जो कि हमारे क्या करते हैं, काइनिन सिस्टम और क्लॉटिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पे वैस्कुलर परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करने का काम करता है। तो फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे अपने लास्ट सिस्टम के बारे में, जो कि हमारे प्लाज्मा मेडिएटर्स को ड्राइव करने में हेल्प करता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पे दो तरीके से एक्टिवेट होता है। या तो ये एक्टिवेट होगा द क्लासिक पाथवे ऑफ फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग क्लासिक पाथवे होता है, या तो ये इसके थ्रू एक्टिवेट होता है, या तो ये एक्टिवेट होता है हमारा एक अल्टरनेट पाथवे होता है जिसमें हमारे नॉन इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। तो इन दो तरीकों से हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट होता है। और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे देखो ये कौन कौन से एक्शन शो करता है, हमारा हिस्टामिन को रिलीज करता है, ठीक है, मतलब हेल्प करता है, रिलीज तो कुछ और ही है। और उसके बाद यहाँ पे वैस्कुलर परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है और फैगोसाइटोसिस में भी हेल्प करता है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वाउंड हीलिंग इन द स्किन के बारे में। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वुंड हीलिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोग ये समझो हमारा वुंड क्या होता है। देखो जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हमें क्या होता है, हमें कट वगैरह लग जाता है या फिर हमें छोटा मोटा घाव हो जाता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे वुंड बोलते हैं। और जो भी उसकी हीलिंग होती है उसी को हम लोग यहाँ पे अपने इस वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। अब देखो आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मान लो अगर आपका हाथ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई छोटा मोटा कट लग गया या फिर थोड़ा सा ज़्यादा भी लग गया, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे तुरंत जब कट लगता है तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे ब्लड क्लॉट होता है, यानी कि ब्लड हमारा जम जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो रुक जाता है, यानी कि ब्लड लॉस रुक जाता है। यानी यहाँ से देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना, तो सबसे पहले ब्लड लॉस रुकता है। और धीरे धीरे क्या होता है, विद टाइम यहाँ पे हमें जो है एक ब्राउन कलर की लेयर देखने को मिलती है। और धीरे धीरे क्या होता है, देखो धीरे धीरे ये ब्राउन कलर की लेयर भी बिल्कुल डिसअपियर हो जाती है। और जो भी हमारा हैंड होता है वो यहाँ पे क्या होता है, पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है, यानी कि हमें पता भी नहीं चलता है कि हमें कोई चोट वगैरह लगी भी हुई थी। तो देखो उसी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि किस किस तरीके से ये होता है। अब देखो यहाँ पे अगर छोटा मोटा चोट होता है या फिर छोटा मोटा कट लगा होता है तो वो तो सही हो जाता है, लेकिन अगर मान लो बहुत मेजर वाउंड है ना, बहुत ज़्यादा मतलब अगर इंजरी वगैरह हो गई है, तो उसको यहाँ पे देखो उसको ठीक होने में पहली बात काफ़ी टाइम भी लग जाता है। और यहाँ पे कोई भरोसा भी नहीं कि वो यहाँ पे बिल्कुल पहले जैसा नॉर्मल ही हो। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ हमारा ये निशान छोड़ के चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कार बोलते हैं। तो ये यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो हमारा वुंड है वो कितना बड़ा है। अगर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा बहुत स्कार रह जाता है, और अगर नॉर्मल सा है तो नॉर्मल तो बिल्कुल यहाँ पे गायब ही हो जाता है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से फेस, कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो वुंड हीलिंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस। देखो ये हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और डायनामिक। देखो डायनामिक का मतलब क्या है, ये हमारी कुछ दिनों तक चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन या फिर 2 दिन में सही हो जाता है। आप लोग को पता है अगर कोई भी कट वगैरह लगा है तो उसको नॉर्मल होने में टाइम तो लगता ही है। तो ये हमारी एक डायनामिक प्रोसेस है ना। यहाँ पे वुंड इज डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ कट और इंजरी विच ब्रेक्स द कंटिन्यूटी ऑफ टिश्यू। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे ये हमारा हैंड है और यहाँ पे देखो क्या है, हमारे टिश्यू जो है मस्त कंटिन्यू हो रही है। तो अगर हमें कोई भी कट या इंजरी लगता है, जैसे ये मान लो यहाँ पे कोई कट लगा, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमारा इस जगह और इस जगह की टिश्यू में कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, यानी ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इसी को हम लोग यहाँ पे वुंड से डिफाइन करते हैं। नाउ वुंड हीलिंग इज डिफाइंड एज रिपेयर एंड रीजनरेशन ऑफ डैमेज टिश्यूज ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी। यानी कि इंजरी की वजह से जो भी हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं तो उनका जो भी रिपेयरमेंट होता है, जो फिर रीजनरेशन होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे वुंड हीलिंग के नाम से डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे देखो जो भी हमारे वुंड हीलिंग है तो इसके अंदर हमारे जो है 4 मेजर फेज जो है इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे हीमोस्टेसिस, और सेकंड होता है हमारे यहाँ पे इन्फ्लामेशन, थर्ड होता है हमारे यहाँ पे प्रोलाइफरेशन या फिर इसी को हम लोग ग्रैनुलेशन भी बोलते हैं, और फोर्थ होता है हमारे यहाँ पे रीमॉडलिंग या फिर मैच्योरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने हीमोस्टेसिस के बारे में। अब देखो हीमोस्टेसिस हमारा क्या होता है, हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसी को हम लोग हीमोस्टेसिस भी बोलते हैं। हीमोस्टेसिस यानी हीम मतलब क्या होता है, हमारा ब्लड, और स्टेसिस यानी रुक जाना, यानी कि जो हमारा ब्लड फ्लो है। जैसे कि जब भी हमें कोई प्राइमरी कट लगता है तो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ब्लड लॉस होता रहता है। तो सबसे प्राइमरी स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे प्राइमरी स्टेप हमारा यही तो होगा कि ये ब्लड लॉस रुक जाए। तो ब्लड लॉस रोकने के लिए हमारा क्या होता है, ब्लड लॉस रोकने के लिए हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है, और ब्लड क्लॉटिंग को ही हम लोग यहाँ पे सेकंड नेम में क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टेसिस हमारा क्या है, हीमोस्टेसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग, यानी वुंड हीलिंग की सबसे फर्स्ट स्टेप होती है। इट बिगिंस जस्ट आफ्टर द इंजरी टू स्टॉप द ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए होती है।
इन दिस स्टेप बॉडी एक्टिवेट्स द ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम दैट ब्लॉक्स द ब्लड लॉस। यानी कि यहाँ पे जो हमारी बॉडी है वो हमारे ब्लड क्लॉटिंग का एक पूरा सिस्टम होता है। तो इन सभी को हम लोगों ने अपने HAP में प्रीवियस सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोग को याद होगा। देखो नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, सिंपली समझो हमारा ब्लड क्लॉटिंग का एक सिस्टम है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारे ब्लड लॉस को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारी ब्लड क्लॉटिंग है अकर्स बाय वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स ऑन द साइट ऑफ इंजरी। देखो ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कट लगा तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा यहाँ पे जो है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यानी यहाँ की जो ब्लड वेसल है ये थोड़ा सा यहाँ पे सिकुड़ जाती हैं, ताकि जो ब्लड लॉस है वो यहाँ पे थोड़ा सा, देखो ब्लड फ्लो, अगर ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई तो ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ब्लड फ्लो कम हो गया तो ब्लड लॉस भी कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्लेटलेट्स ऑन द साइट ऑफ इंजरी। तो जो हमारे ब्लड फ्लो होता है तो उसके अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, तो जैसे मान लो यहाँ पे अगर इंजरी लगी है तो ये हमारे प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इसके पास आके इकट्ठा होकर चिपक जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा ब्लड लॉस जो है प्रिवेंट हो जाता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड स्टेप ऑफ वुंड हीलिंग के बारे में, तो ये होता है हमारा यहाँ पे इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन को ही हम लोग बेसिकली पढ़ भी रहे हैं। तो इट इज़ द सेकंड फेज ऑफ वुंड हीलिंग एंड इट इज़ द डिफेंसिव फेज फोकसेज ऑन डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। यानी कि ये हमारी वुंड हीलिंग का सेकंड फेज होता है, जो कि मेनली किस पे फोकस करता है, हमारा जो भी बैक्टीरिया और वायरस हैं या फिर जो भी अदर फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने में यहाँ पे फोकस करता है और हमारी बॉडी को एक डिफेंस प्रोवाइड करता है। द इन्फ्लामेटरी फेज इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 सब फेसेस। यानी कि ये जो हमारा इन्फ्लामेटरी फेस होता है ये भी 2 सब फेस में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा यहाँ पे अर्ली और दूसरा होता है लेट। देखो अर्ली मतलब जो सबसे पहले हो रहा है और लेट मतलब जो थोड़ी देर में हो रहा है। तो अर्ली इन्फ्लामेटरी फेस की बात करें तो यहाँ पे हमारी जो भी WBCs होती हैं, और WBCs में भी स्पेशली कौन से, न्यूट्रोफिल्स, वो क्या करती हैं, हमारे बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती हैं। और ये वाला जो फेस होता है ये हमारा 24 से लेके 48 आवर्स तक देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड पॉइंट की, तो ड्यूरिंग लेट इन्फ्लामेटरी फेस यहाँ पे क्या होता है, WBCs। अब यहाँ पे देखो WBC चेंज हो जाती है, हमारा कौन सा आ जाता है, माइक्रोफेजेस। तो ये यहाँ पे क्या करती है, कंटिन्यू डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया एंड क्लियरिंग डेब्रिस। तो देखो डेब्रिस यहाँ पे क्या होता है, जब भी हमें कोई इंजरी होती है तो जो भी हमारे इन्फेक्शन वगैरह रहते हैं या फिर थोड़े से पार्टिकल्स वगैरह उसके रह जाते हैं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डेब्रिस बोल देते हैं। तो यहाँ पे डेब्रिस को क्लियर करने और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम हमारा यहाँ पे माइक्रोफेजेस जो है करती रहती हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे ये वाला फेज होता है ये लगभग जो है 4 से 6 दिनों तक देखने को मिलता है। द सेल्स ऑल्सो सेक्रेटिंग ग्रोथ फैक्टर्स दैट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। द लेट इन्फ्लामेटरी फेज ऑफन लास्ट फॉर 4 to 6 days। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारी सेल्स हैं ये हमारे बैक्टीरिया को तो डिस्ट्रॉय करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे ग्रोथ फैक्टर्स को भी सिक्रेट करती रहती हैं, जो कि क्या करता है, हमारे टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम करता रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थर्ड फेज के बारे में, जो कि हमारा यहाँ पे प्रोलाइफ्रेशन या फिर ग्रैनुलेशन। तो इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ वुंड हीलिंग एंड दिस स्टेज इज मेनली फोकसेज ऑन फिलिंग द वुंड। यानी कि देखो क्या होता है, जैसे अगर हमारा हाथ है और यहाँ पे अगर हमें कोई इंजरी वगैरह होती है तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक स्पेस हो जाता है ना, तो इस स्पेस को थोड़ा सा फिलिंग करने का काम करता है, यानी कि घाव को थोड़ा कह सकते हो कि भरने का काम करता है। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाउंड मार्जिन। अब जैसे यहाँ पे मान लो ये हमारा कट लग गया, अब अगर मान लो बहुत ज़्यादा सा कट लग गया है तो यहाँ पे देखो ये मार्जिन हो जाता है ना, इस मार्जिन को भी यहाँ पे क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि थोड़ा सा सिकोड़ने का या फिर कह सकते हो कम करने का काम करता है। और उसके बाद कवरिंग द वाउंड, और फाइनली हमारा इस वाउंड को जो है पूरी तरीके से कवर करने का काम भी हमारा इस वाले फेस में होता है। तो इन दिस फर्स्ट ग्रैन्युलेटेड टिश्यू फिल्स द वाउंड, देन वाउंड मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर दैट फाइनली एपिथेलियल टिश्यू स्टार्टेड टू कवरिंग द वाउंड। यानी देखो सबसे पहले क्या होता है, हमारे कुछ ग्रैन्युलेटेड टिश्यू होते हैं जो कि हमारे वुंड को फिल करने का काम करते हैं, और उसके बाद जो हमारे वुंड मार्जिन्स हैं वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और आफ्टर दैट फाइनली क्या होता है, हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू है वो यहाँ पे इसको कवर करने का काम करने लगता है। द प्रोलाइफ्रेशन फेज इज ऑफन लास्ट फॉर 20 to 25 days। अब देखो ये हमारा लगभग 20 से 25 दिनों तक चलता रहता है, डिपेंड करता है कि जो हमारा वुंड है वो यहाँ पे कितना मतलब गहरा है या फिर कितना कम है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने लास्ट फेज यानी कि रीमॉडलिंग या फिर मैचुरेशन फेज के बारे में। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ड्यूरिंग द मैचुरेशन फेज न्यूली फॉर्म्ड टिश्यूज गेन्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारा वुंड है वो लगभग यहाँ पे हील हो ही चुका है, यानी जो भी हमारी टिश्यू वगैरह डैमेज हुई थी उनकी जगह हमारी न्यू फॉर्म टिश्यू जो है जनरेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो न्यू टिश्यू फॉर्म होती है तो उनको इस वाले स्टेप में हमारा क्या होता है, हमारा स्ट्रेंथ मिलता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड होती है, और ये हमारा वुंड हीलिंग का लास्ट फेज होता है।
और उसके बाद यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या होता है, जो भी हमारे कोलेजन फाइबर्स होते हैं वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं, और जो टिश्यू है वो रीमॉडल्स हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और ओवरऑल स्ट्रेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। यानी सिंपली आप कह सकते हो कि अब यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होना शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल पहले के जैसे। द मैचुरेशन फेज लास्ट फ्रॉम 21 days to 2 years डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वुंड। देखो यहाँ पे जैसे कि जो भी चोट है ना, जो भी इंजरी है वो कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो मैचुरेशन फेस है वो कितने दिनों तक लास्ट करेगा। अगर मान लो छोटा मोटा कट है तो छोटा मोटा कट बिल्कुल नॉर्मल होने में लगभग 1 महीना लग जाता है, 1 महीने में हमारा वो गायब हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया किसी का, है ना, और बहुत मेजर जहाँ पे वुंड है, तो वहाँ पे क्या होता है, देखो उसको सही होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और कुछ कुछ हमारे ऐसे वुंड भी होते हैं जो कि कभी भी पूरी तरीके से सही नहीं होते हैं, मतलब वो यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है स्कार जो है छोड़ ही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो है वोंड के टाइप पे ही डिपेंड करती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे अब अपने एक लास्ट छोटे से पॉइंट को और डिस्कस कर लें, जो कि हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वोंड हीलिंग, यानी कि देखो जो हमारी यहाँ पे वोंड हीलिंग है उसको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग यहाँ पे इन्फेक्शन, यानी कि अगर जो भी पेशेंट है अगर उसको मान लो पहले से ही कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उससे भी हमारी वोंड हीलिंग क्या है, स्लो हो सकती है। अब उसके बाद यहाँ पे बात करें अपने ब्लड सप्लाई के बारे में, तो जो भी हमारा वोंड वाला एरिया है अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई थोड़ी सी स्लो है तो क्या होगा, हमारे वोंड हीलिंग में टाइम लगेगा। और अगर ब्लड सप्लाई वहाँ पे बहुत अच्छे से हो रही है तो यहाँ पे जल्दी से हीलिंग हो जाएगी। और अगर मान लो हाइपॉक्सिया वगैरह की प्रॉब्लम है, यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम है, तब भी वोंड हीलिंग में टाइम लग जाएगा। और एज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो भी यंगस्टर्स होते हैं तो उनके अंदर यहाँ पे रीजनरेशन और हीलिंग वगैरह बहुत जल्दी होती है, जबकि जो भी ओल्ड एज के हो जाते हैं तो उनके फंक्शंस वगैरह क्या होते हैं, काम करना थोड़े से स्लो कर देते हैं, तो उनके अंदर हीलिंग भी बहुत स्लो होती है। और अगर मान लो जो भी पेशेंट है अगर उसको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ यानी शुगर में आप लोग को पता है कि कुछ भी अगर वुंड हीलिंग होती है या फिर कुछ भी हीलिंग वगैरह की जो जनरेशन होती है तो वो बहुत स्लो हो जाती है। तो डायबिटीज़ पेशेंट है तो भी वुंड हीलिंग बहुत स्लो हो जाएगी। और अगर जो भी पेशेंट है अगर वो अल्कोहल टोबैको वगैरह कंज्यूम कर रहा है तो उस केस में भी यहाँ पे वुंड हीलिंग थोड़ा सा अफेक्ट हो जाती है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे वुंड हीलिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।